हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी साइंस की ये क्लास है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 को हम डिस्कस करेंगे। अब हम सारी एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता होगा एनसीईआरटी की बुक्स बेहद ही इम्पॉर्टेंट होती है। किसी भी आप वनडे एग्ज़ाम में किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठने वाले होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन अब एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो हम एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे बहुत आराम से, पूरे हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कुछ भी इसमें स्किप नहीं करेंगे। तो ये हमारी क्लास रहेगी। अभी तो साइंस की शुरू हो रही है। आज हम साइंस क्लास 6 को कुछ पार्ट में डिस्कस करेंगे। 3 से 4 वीडियो में क्लास 6 को डिस्कस करेंगे, ऐसे ही क्लास 7 को। तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि समझ में भी हमें आए और हमारी क्लास ज़्यादा बोरिंग भी ना हो। हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो भी बिना काम की चीज़ें हैं उसको हटा के सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की एक तरह से ये शॉर्ट नोट्स रहेगी एनसीईआरटी की। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट वीडियो ये मिलने वाला है आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी आपको पता होगा यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या ऐसे किसी भी एग्ज़ाम में जो बड़े हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनता है। अगर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए तो वैसे तो अब मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी को भी पढ़ना बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम एक एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को भी ख़त्म करते चलेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आज हम साइंस को शुरू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चैप्टर्स को कवर करें, थोड़ा थोड़ा ही करके, लेकिन सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और मैं एक सजेशन दूंगी कि अपनी आप नोट्स बनाइए इसकी, क्योंकि ये चीज़ें एक बार सुनने में तैयार नहीं होंगी। अगर आपके पास आपकी नोट्स रहेगी तो दोबारा रिवाइज करने में आसान होगी। ये शॉर्ट नोट्स ही है, तो बस जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ आप उसको लिखती जाइए। मैं दोनों ही लैंग्वेज में चीज़ों को समझाऊंगी। हिंदी लैंग्वेज में हमारी नोट्स है, लेकिन मैं उसको सारा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको इंग्लिश में सुविधा है तो इंग्लिश में, हिंदी में सुविधा है तो हिंदी में, जिस भी तरह से आपको नोट्स बनानी है आप बना सकते हो। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास 6 का सबसे पहला चैप्टर हम देखते हैं। पहला और दूसरा चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो तीसरा भी चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा जो हमारे इस आज के वीडियो का रहेगा वो फूड पहला चैप्टर है, और दूसरा कंपोनेंट ऑफ फूड है, मतलब भोजन और भोजन के घटक। ये दो हमारे चैप्टर रहेंगे। दोनों मिक्स इसको मैंने कर दिया क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं था। तो फर्स्ट और सेकंड आपको मिक्स मिलेगा, इसके बाद सारे चैप्टर सेपरेट मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही इसमें है, कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं रहेगी। तो हर चीज़ को आपको देखना है। अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हमारा चैप्टर फर्स्ट रहेगा फूड वाला, उससे पहले देखते हैं, और चैप्टर सेकंड रहेगा कंपोनेंट ऑफ फूड। सबसे पहला पॉइंट है हमारे भोजन का मुख्य घटक पौधे और जानवर हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भोजन में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आप सभी को पता होगा कि हम जो भी खाते हैं वो या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या तो हमें एनिमल से मिलते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भोजन में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। आप देखे होंगे अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग चीज़ें होती हैं खाने की। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सभी जीवों की भोजन संबंधित आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हैं। भोजन की आवश्यकताओं पर जीवों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? शाकाहारी। दूसरा क्या है? मांसाहारी। अब शाकाहारी और मांसाहारी को जान लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ कह रहा है कि द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द फूड रिक्वायरमेंट्स. Living organisms are grouped into 3 categories.
तो फर्स्टली हमारा क्या है, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी मतलब कॉर्निवोरस, और तीसरा क्या है, सर्वाहारी मतलब ओमनिवोरस। तो ये तीन तरह से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। शाकाहारी की बात की जाए हर्बीवोरस की, तो ये क्या होते हैं कि एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाते हैं, घास फूस को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस या शाकाहारी कहलाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, गाय, खरगोश, भैंस, बकरी, हाथी, तोता हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। तो बेफिक्र रहिए, एनसीईआरटी का ही पूरा है, आपके पास बुक होगी तो आप मैच भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हर्बीवोरस का जो एग्जाम्पल है वो गाय, खरगोश, भैंस, बकरी, हाथी, पैरट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हर्बीवोरस के अंतर्गत आती हैं। हॉर्स हो गया, घोड़ा। कॉर्निवोरस के अंतर्गत आ जाया जाए मांसाहारी, तो एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या हम कहते हैं, कॉर्निवोरस या मांसाहारी कहते हैं। जैसे लायन हो गया, शेर हो गया, शेर आप देखते होंगे वो इंसानों को भी खाता है और जानवरों को भी। छिपकली को अक्सर अपने घरों में देखे होंगे, कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। लोमड़ी हो गया और बाघ हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मांसाहारी के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है सर्वाहारी मतलब ओमनिवोरस। तो ये कौन से एनिमल कहलाते हैं, दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब ये प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, हम हो गए, मनुष्यों का एग्जाम्पल ले लीजिए ह्यूमन का। तो ह्यूमन मांस भी खाते हैं और ये वेजिटेबल्स भी खाते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ओमनिवोरस का, सर्वाहारी का। बाकी कुत्ते, बिल्ली, बंदर, मनुष्य, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ओमनिवोरस में आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको इमेज में भी दिख रहा होगा हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और ओमनिवोरस। तो हर तरह से मैं आपको समझाऊंगी जिस भी तरह से समझ में आ जाए। हम पौधे के विभिन्न हिस्सों को खाते हैं। अब यहाँ पर आगे प्लांट के बारे में आपको बताया जाएगा। We eat different parts of plants depending upon which part is edible। तो हम पौधे के विभिन्न जो हिस्से हैं उसको खाते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा भाग उस पौधे का खाया जाता है। जैसे जड़ की बात की जाए, रूट की बात की जाए, तो रूट हम किन प्लांट्स का खाते हैं। तो गाजर की बात की जाए, कैरेट क्या होता है, ये रूट होता है जिसे हम खाते हैं। मूली, ये भी रूट होता है मतलब जड़ होती है। और शकरकंद, ये भी क्या होता है, जड़ होता है। मतलब कहने का है कि ऐसी सब्जियां, ऐसी चीज़ें जिनमें आप देखते होंगे इन सभी के स्ट्रक्चर में तो ऐसे रूट टाइप का निकला रहता है, धागे टाइप का लटका हुआ रहता है इन सब में इस तरह से। तो यही क्या कहलाता है, यही जड़ वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। तो गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद, जिस भी सब्जियों में, जिस भी चीज़ों में आप धागे नुमा रेशे बाहर निकले लटके देखेंगे तो यही हमारा रूट होता है। तो गाजर, मूली, शकरकंद ये जड़ के अंतर्गत आएंगे। स्टेम की बात की जाए, तने की, तो आलू एक तना होता है, अदरक एक तना होता है, प्याज एक तना होता है, गन्ना एक तना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम खाते हैं तने के रूप में। तो ये एग्जाम्पल सीधे सीधे पूछ लेता है कि तना कौन सा है या जड़ कौन सा है। फिर पत्ती की बात की जाए तो पालक ये एक पत्ती है जिसे हम खाते हैं। पत्ता गोभी ये भी पत्ती के अंतर्गत आता है। सरसों और मेथी, इन सभी के पत्ते को भी हम खाते हैं और सरसों और मेथी के तो बीज को भी हम खाते हैं। तो ये पत्ती और बीज, ये इनसे हमें, इन पौधों से दोनों ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब बीज की बात की जाए तो सरसों के बीज से तेल निकलता है, वो भी हम खाते हैं। मेथी हो गया, मूंगफली हो गया, ये सारे बीज के एग्जाम्पल हैं, सीड के एग्जाम्पल हैं जिसे हम खाते हैं। अब पोषक तत्व की बात की जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर पोषक तत्व और उनके वर्गीकरण को अब देखते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल हो गया, जल हो गया और आहारी रेशे, ये सारे क्या होते हैं, ये सब पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे भोज्य पदार्थ के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इनको, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, फैट को वसा कहते हैं हिंदी में,
प्रोटीन को प्रोटीन ही कहते हैं, विटामिन को विटामिन ही कहते हैं, और मिनरल्स जल, इन सबको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही वही बोलते हैं, तो इनकी इंग्लिश और हिंदी अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो ये जानना हो जाता है कि प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में इनकी इमेज भी दी हुई है, मैंने इमेज यहाँ पर नहीं शो किया है, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको लिख के बताई है। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, रोटी, चावल, आलू। रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हम चावल खाते हैं इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, और आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तरबूज हो गया, आम हो गया, मक्का हो गया, चावल, बाजरा, शकरकंद, गन्ना, पपीता, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट से मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से क्या करता है, हमारे शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो ये भी मेंशन कर लीजिए अपनी नोट में, मैं भी आगे इसमें ना लिखा हो, हाँ इसमें नहीं लिखा है तो मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो यह मुख्य रूप से हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट युक्त जो हम भोजन खाते हैं, जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल आपको रोटी, चावल, आलू तो दिख ही रहा है। इसके साथ अगर आप और भी नोट करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के और कुछ एग्जाम्पल्स में नोट कर सकते हैं। आम में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तरबूज में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, गन्ने में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शकरकंद में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल, गेहूं ये तो हमने देख ही लिया है, बाजरा में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, और मक्का में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आगे आते हैं और प्रोटीन में आ जाते हैं। प्रोटीन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो प्रोटीन में आता है दूध, दाल, अंडे की सफ़ेदी, मांस, सोयाबीन, राजमा। तो ये प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। प्रोटीन के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रोटीन की आवश्यकता के बारे में जान लीजिए। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी जो यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है, अब उसको आपको नोट करना होगा। तो कुछ मेहनत आप भी मेरे साथ करिए। प्रोटीन को पहले एक्सप्लेन करती हूँ, प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता हमारे बॉडी को क्यों होती है, यह शरीर की ग्रोथ और हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती है। मतलब यह हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए हेल्पफुल होती है। क्या, प्रोटीन। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। तो जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट को देखा कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या कहा जाता था, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता था। उसी तरह से प्रोटीन युक्त जो हम भोजन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। मतलब ये शरीर को की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, इसलिए इसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो ये तो रही प्रोटीन की बात। प्रोटीन के अब कुछ अलग से इसको अगर डिवाइड करके देखा जाए तो प्लांट से कौन से प्रोटीन मिलते हैं, तो प्लांट के अंतर्गत जैसे सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, तुअर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, ये हमारे प्लांट के पादप स्रोत हैं प्रोटीन के। और एनिमल स्रोत की बात की जाए तो प्रोटीन किन एनिमल से मिलता है, तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अंडे। सबसे ज़्यादा आपको पता होगा अंडे से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। पनीर हो गया, पनीर से भी बहुत प्रोटीन मिलता है। फिश, मछली और मांस, जो मांस होता है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। और मिल्क से भी बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है प्रोटीन से रिलेटेड जो कि हमें जानना ज़रूरी था हमारे एग्ज़ाम के लिए। अब आगे आते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। अब फैट है, मतलब क्या, वसा है। वसा के बारे में जाना जाए तो वसा किन किन चीज़ों से मिलता है, वसा मिलता है हमें घी से, मक्खन से, क्रीम वाले घी से, मक्खन से, क्रीम से, यहाँ कॉमा होगा, बादाम से, केले से, दूध से भी वसा मिलता है।
और अंडे से भी वसा मिलता है, मछली से भी क्या मिलता है, वसा मिलता है, और मांस से भी वसा मिलता है। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, प्रोटीन में भी और फैट में भी, वसा में भी। तो इन कॉमन एग्जाम्पल्स को भी देखते चलिए ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन बने तो वो आपका स्किप ना हो। अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। किसके बारे में? वसा के बारे में। वसा क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। तो अगर इसको कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर किया जाए तो इससे भी हमें ऊर्जा ही मिलती है कार्बोहाइड्रेट की तरह, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो फैट के समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है हमें फैट से। फैट को भी ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें लगभग क्या है, कॉमन हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था जो कि हमने जाना। अब आगे आते हैं और विटामिन में आ जाते हैं। विटामिन क्या होती है? तो विटामिन ये किन चीज़ों से, विटामिन सबसे पहली बात तो विटामिन कई होते हैं। विटामिन के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये सारी चीज़ें विटामिन के अंतर्गत होती हैं। मतलब क्या है कि विटामिन समूहों में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब पहले ये जानिए कि विटामिन की हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरत होती है। तो विटामिन क्या करती है? रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। जो विटामिन होती है ये इसीलिए लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यह हमारी बॉडी की, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी बॉडी की डिजीज़ से क्या करती है? रक्षा करती है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कोविड के दौरान विटामिन सी की गोलियां लोगों को दी जाती है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो विटामिन का सीधा रोल क्या है हमारी बॉडी में? या हमारे बॉडी को विभिन्न बीमारियों से, विभिन्न रोगों से हमारी बॉडी की रक्षा करती है। हमारी आँखों की, हमारी बोन्स की, टीथ की, मसूड़ों की, इन सभी को स्वस्थ रखती है विटामिन। तो इस वजह से भी विटामिन हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है। अब विटामिन के बारे में जानिए। विटामिन ए सबसे पहले है। तो विटामिन ए की क्या ज़रूरत है? विटामिन ए हमारी स्किन के लिए और हमारी आँखों के लिए बेहद ही हेल्पफुल होती है। अगर किसी की आँख की रोशनी कम है तो वह विटामिन ए युक्त अगर भोजन खाए, विटामिन ए युक्त आहार ले, तो इससे उसकी आँख की रोशनी बढ़ेगी। तो विटामिन ए की सीधी बात की जाए तो विटामिन ए हमारी आँखों के लिए और हमारी स्किन के लिए हेल्पफुल होता है। विटामिन ए हमें किन चीज़ों से मिलता है? अब ये चीज़ जानिए। तो विटामिन ए हमें पपीते से मिलता है, गाजर से मिलता है। गाजर में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है। तो गाजर को ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, इससे आपकी आँखें क्या होंगी? वो स्वस्थ रहेंगी। इसके बाद आम में भी विटामिन ए होता है। कई बार ये एग्जाम्पल पूछ लेता है आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके आम में विटामिन ए होता है और कच्चे आम में विटामिन सी होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से दूध में भी विटामिन ए होता है और मछली के तेल में भी विटामिन ए होता है। तो ये कुछ चीज़ें विटामिन ए का एग्जाम्पल थी। अब आते हैं नेक्स्ट में विटामिन बी में। तो विटामिन बी क्या होता है? ये विटामिन बी गेहूं, चावल और यकृत में पाया जाता है। तो विटामिन बी किस में पाया जाता है? गेहूं हो गया, चावल हो गया, यकृत हो गया, इन चीज़ों में विटामिन बी पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और विटामिन सी को जानते हैं। विटामिन सी किस में पाया जाता है? जो खट्टी चीज़ें होती हैं बेसिकली उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी तो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। हाँ, अपने किसी का भी इम्यून सिस्टम वीक है तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जाता है? विटामिन सी दिया जाता है उसे। तो विटामिन सी अब किन चीज़ों में पाया जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन सी हमें बहुत सी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है क्योंकि ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारा इम्यून सिस्टम ही क्या करता है? रोगों से रक्षा करती है, हमारी रोगों से लड़ने में वो मदद करती है। तो विटामिन सी की बात की जाए तो खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है, टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है, अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है।
नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है, संतरे में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो ये एनसीईआरटी के विटामिन सी की कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि इम्पोर्टेंट था जानना। अब विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी तो बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन डी हमारी जो बोन्स होती हैं उनको मजबूत बनाता है। तो अगर किसी को बोन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो। तो विटामिन डी हमारी अस्थियों को और दांतों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारी दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, तो कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की क्या करता है, ये सहायता करता है विटामिन डी। अब विटामिन डी किन चीज़ों में पाया जाता है ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो विटामिन डी की बात की जाए तो ये दूध में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है और फिश में पाया जाता है, कॉड लिवर में पाया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल थे विटामिन डी के। इसके बाद विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से भी मिलता है, सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। हमारा शरीर क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। जब सूर्य की रोशनी हमारे स्किन में पड़ती है तो हमारे स्किन के साथ सूर्य की रोशनी रिएक्ट करती है और वह विटामिन डी का निर्माण करती है। तो सूर्य की रोशनी भी अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे विटामिन से रिलेटेड। इसके बाद खनिज के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, इसमें नहीं मेंशन किया है लेकिन मे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए। तो खनिज की बात की जाए तो हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी कुछ अल्प मात्रा में मतलब थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर की उचित डेवलपमेंट के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज किन किन चीज़ों से पाया जाता है, तो खनिज की बात की जाए तो यह जैसे कि पालक हो गया, केला हो गया और जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं इनसे ज़्यादा पाया जाता है। दूध हो गया, मिर्च हो गया, इन सभी चीज़ों से खनिज पाए जाते हैं। खनिज के अंतर्गत आता क्या क्या है, खनिज के अंतर्गत जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो ये सारी चीज़ें खनिज के अंतर्गत आती हैं। आयोडीन हो गया, आयोडीन किन चीज़ों से मिलता है, तो पालक की पत्तियों में मिलता है हमें आयोडीन। या फॉस्फोरस की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा खनिज के बारे में थी। चावल की बात की जाए तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट को देखा जाए ऊपर जो हमने जाना, तो चावल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक आहारी रेशे होता है, आहारी रेशे किसे कहते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उनमें आहारी रेशों का भी होना ज़रूरी होता है और जल की भी आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने शुरू में देखा था। तो आहारी रेशे क्या होते हैं, ये इन्हें रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी सब्जियां या ऐसे फ्रूट्स जिसमें रेशे हों, जैसे संतरा हो गया, संतरा खाते होंगे तो उसमें रेशे होते हैं। तो जो रेशे युक्त खाने की चीज़ें होती हैं उन्हें ही आहारी रेशे कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए। इनकी बात की जाए तो बाकी ये दालों में, आलू में, ताज़े फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। ये हमारे भोजन के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए भी हमारी बॉडी के लिए आहारी रेशे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे आते हैं, जल को भी थोड़ा सा जान लीजिए कि जल क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। तो जल हमारे भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करके हमारे शरीर की सहायता करता है, मतलब जो हमारी बॉडी में पोषक तत्व होते हैं जल उन्हें एब्जॉर्व करता है, उन्हें अवशोषित करने में हमारे शरीर की हेल्प करता है। डाइजेशन में सीधे सीधे समझिए तो यह हेल्पफुल होता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों और उसके बाद ये वाटर क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में फालतू की चीज़ें हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनका हमारी बॉडी को कोई यूज नहीं है, तो यह मूत्र तथा पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालने में भी उन चीज़ों को हेल्प करता है। तो ये है थोड़ा सा जल के बारे में भी मैंने बता दिया। अब आगे आते हैं और मंड का परीक्षण दिया हुआ है 6 क्लास की चैप्टर 2 में। तो ये
टेस्ट पूछ लेता है। जैसे कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देते होंगे 6 to 8 लेवल वाला, तो वहाँ ये टेस्ट कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना। तो अब आते हैं और मंड के परीक्षण पे आ जाते हैं। मंड का परीक्षण क्या होता है? खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लें। मतलब आपको अगर टेस्ट करना है तो जिस भी चीज़ का टेस्ट करना है वो फूड प्रोडक्ट लीजिए थोड़ा सा मात्रा में, और इसमें क्या करिए कि तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाल दीजिए। और अगर अब आप देखते हैं कि उस भोज्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाता है और यह परिवर्तन नीले या काले रंग का है, तो इसका मतलब है स्टार्च उसमें प्रेजेंट है। तो स्टार्च के टेस्ट के लिए बेसिकली आप देखिए तो आप अपना भोज्य पदार्थ लीजिए, फूड प्रोडक्ट लीजिए, उसमें 2 या 3 बूंद किस चीज़ की डालिए? आयोडीन की डालिए। आयोडीन डालने के बाद अगर उस फूड प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाता है और वो कलर ब्लू या ब्लैक होता है, तो समझ लीजिए कि उस भोज्य पदार्थ में क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है। अब आगे प्रोटीन का भी परीक्षण दिया हुआ है। प्रोटीन के परीक्षण की बात की जाए तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करना है? यहाँ पर खाद्य पदार्थ का पेस्ट लीजिए। अब यहाँ पर जो भी आप फूड प्रोडक्ट लेंगे उसको पेस्ट के रूप में लेना होगा। इसके बाद उसमें 2 से 2 ड्रॉप क्या दिया गया है? कॉपर सल्फेट का विलयन डालिए और 10 ड्रॉप उसमें डालिए क्या? कॉस्टिक सोडा को। 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का डालें। सभी चीज़ों को मिक्स करें उस खाद्य पदार्थ में। मिक्स करने के बाद ये सारी चीज़ें एक परख नली में, एक टेस्ट ट्यूब में डाल के ये टेस्ट करिए। अब क्या देखते हैं? अगर आप उस जो भी आप टेस्ट ट्यूब में जो जो चीज़ें डाले हुए हैं, अगर उसका कलर पर्पल हो जाता है, तब समझिए कि क्या है? उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है उस खाद्य पदार्थ में। तो इस तरह से प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है। मतलब प्रोटीन के टेस्ट के लिए कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ती है, और मंड या स्टार्च के टेस्ट के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टेस्ट का इमेज आपको दिखा दिया गया है। अगर पर्पल कलर हो जाता है तो समझिए प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर ये पर्पल कलर नहीं होता है तो प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है। तो ये क्या है? टेस्ट है प्रोटीन का। आगे और भी टेस्ट देखने को मिलेंगे आपको। आगे है फैट का परीक्षण। तो ये तो बेहद ही आसान है, इसको तो कोई बच्चा भी फैट के टेस्ट को कर सकता है। आप एक पेपर को लीजिए, ब्लैंक पेपर या कैसा भी पेपर लीजिए कागज़ का। इसमें क्या करिए? आप जो भी भोज्य पदार्थ का टेस्ट करना चाहते हैं उसको रखिए उस पेपर में थोड़े से अमाउंट में। अगर उस पेपर में ऑयल जैसा कोई स्पॉट आपको दिखता है, तब समझ लीजिए कि उस भोज्य पदार्थ में क्या है? फैट उपस्थित है। तो यही लिखा गया है कि अगर उस पेपर पर तेल या चिपचिपाहट दिखता है तो उस भोज्य पदार्थ में फैट प्रेजेंट है। कई बार आप देखे होंगे, अगर आप पापड़ को खाते हैं, आलू की चिप्स को खाते हैं, या ऐसी चीज़ें जो ऑयल में फ्राई की गई हो, उसके बाद उस चीज़ को आप अगर न्यूज़पेपर में या किसी भी पेपर में रखते हैं, तो क्या देखेंगे कि खाने के बाद उस पेपर में नीचे ऑयल लगा रहेगा, वो चिपचिपा पेपर हो जाएगा थोड़ा सा, और वो ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं कि उसमें फ़ैट है, उस भोज्य पदार्थ में फ़ैट है। कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात की जाए तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके बाद प्रोटीन की बात की जाए तो ऊपर हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली है। प्रोटीन हमें ग्रोथ, हमारी बॉडी के ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ बॉडी में हेल्प करती है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा तो ग्रोथ में हेल्प करती है। इसीलिए कहा जाता है बच्चे जब छोटी एज में होते हैं, 2-2.5 साल के बच्चों को प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़्यादा खिलानी चाहिए, क्योंकि वो वक्त होता है उनकी बॉडी के डेवलपमेंट का। उस वक्त अगर उनकी बॉडी में प्रोटीन कम हो जाती है तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। तो प्रोटीन मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है और हमारी बॉडी में रिपेयर में भी हेल्प करता है। मतलब चोट लगना, टूट फूट कुछ भी होता है बॉडी में, तो ये प्रोटीन, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं है, प्रोटीन ठीक ठाक है, तो बॉडी उसे रिपेयर भी कर देता है उन चीज़ों को। तो ये था प्रोटीन के बारे में। आगे मिनरल्स के बारे में दिया हुआ है। तो मिनरल्स
ग्रोथ के लिए ये हेल्प होते हैं और अच्छी सेहत के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो ये तो मिनरल्स के बारे में था, मतलब खनिज जिसे हमने ऊपर देखा था। इसके बाद विटामिन, ये सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस कर ली हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, तो पहले तो इन्हें विटामिन ना कह के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसके अंतर्गत ए, बी, सी, डी, ई और के विटामिन होता है। ए, ये चीज़ें देख लिए हैं। ए क्या करता है, ये स्किन और आँखों के लिए हेल्पफुल होता है। विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित कर हड्डियों और दांतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विटामिन डी की तो कमी बिल्कुल भी आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, वरना आपकी बोन्स जो हैं वो कमज़ोर होने लगेंगी, वो टूटने लगेंगी और काफ़ी दिक्कत होगी। तो विटामिन डी बेसिकली हमारी बॉडी में कैल्शियम को कंट्रोल करता है, कैल्शियम को प्रोवाइड करता है और हमारी बोन्स को मजबूत बनाता है। हमारी दांतों में आपको पता होगा कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम से बना होता है, तो हमारी दांतों को स्ट्रॉन्ग करने का भी काम विटामिन डी करता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट लिस्ट होगी, ये आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। विटामिन ए की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, विटामिन बी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके नोट करिए। विटामिन ई हमने ऊपर देख लिया है, विटामिन ई किन किन चीज़ों में मिलता है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी रोग होते हैं। ये लिस्ट एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है मैंने इस इमेज को, तो ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी की ही मिल रही हैं, इसलिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ई से क्या होता, विटामिन ए की बात की जाए सॉरी, तो विटामिन ए से क्या होता है, ऊपर मैंने बताया विटामिन ए क्या करता है, ये लॉस ऑफ विजन, अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में कम है तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी हमारी आँखों को कमज़ोर कर देगा। तो विटामिन ए स्पेशली आँखों के लिए क्या होता है, ये बेहद ही हेल्पफुल होता है। इसलिए विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो आपको दृष्टि मतलब हीनता, इसको हिंदी में कह लीजिए दृष्टिहीनता नामक रोग हो जाता है, मतलब आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, कम दिखाई देता है, रात में बहुत कम दिखाई देता है, कभी कभी तो पूरी तरह ही नहीं दिखाई देता है अगर बहुत ज़्यादा विटामिन ई की कमी हो जाए। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। विटामिन बी1 की बात की जाए तो विटामिन बी1 से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब बेरी बेरी रोग में होता क्या है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, तो इसमें क्या होती हैं, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा भी हमारे शरीर में नहीं रह जाती, हम इतने वीक हो जाते हैं। तो बेरी बेरी रोग में क्या हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है वीक मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती कि हम कोई भी काम कर लें। तो विटामिन बी1 से बेरी बेरी, तो बी से बी आप थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं, बी से बेरी बेरी हो गया। विटामिन ए से क्या हो गया, आँखों से रिलेटेड ये है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है, इसमें मसूड़े जो होते हैं, हमारे गम्स होते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें ब्लड निकलने लगता है और अगर वहाँ पर घाव हो जाता है तो वो काफ़ी वक्त लेता है घाव को भरने में। तो ये सारी दिक्कत विटामिन सी से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो स्कर्वी रोग होता है इससे। विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी हड्डियों से रिलेटेड है। विटामिन डी में हमें रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। रिकेट्स हड्डियों की बीमारी से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होती हैं, हमारी बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और वो सॉफ्ट होकर के खुद से ही टूटने लगती हैं। तो विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग होता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से और वो मुड़ जाती हैं खुद ब खुद कहीं से भी। तो यही है विटामिन डी की डिफिशियंसी, जिससे क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। आगे आते हैं और कैल्शियम को देख लेते हैं। कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होता है, तो कैल्शियम को जाना जाए तो कैल्शियम से भी हमारी जो बोन्स हैं और हमारे दांत हैं
ये काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं कैल्शियम की डिफ़िशियंसी से, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे टीथ जो हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं, हमारे बोन्स जो हैं वो भी कैल्शियम से बने होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई तो बोन्स काफ़ी वीक हो जाएंगे, काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे और आपके दांत जो हैं वो क्या होंगे, टूटने लगेंगे। तो यही है कैल्शियम की कमी। कई बार देखते होंगे कि दांत थोड़े थोड़े करके टूटने लगते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है। अब आगे आयोडीन को देखते हैं। आयोडीन, जैसा कि आप सबको पता होगा, आयोडीन से घेंघा नामक रोग होता है। घेंघा क्या होता है? आयोडीन नमक में पाया जाता है, ये भी आप जानते होंगे। तो हमेशा आयोडीन युक्त नमक को खाइए, इससे हमारी बॉडी में आयोडीन बैलेंस मात्रा में रहता है। तो आयोडीन से ग्वाइटर, या हिंदी में इसको घोंघा बोलते हैं, ग्वाइटर या घोंघा नामक रोग हो जाता है। ये गले में रोग होता है। गर्दन में, जो हमारे गले में आप देखते होंगे बहुत से लोगों के गले में जो बोन होती है सामने की साइड, वो काफ़ी फूली हुई, बाहर निकली हुई दिखती है, उभरी हुई दिखती है। तो यही होता है ग्वाइटर, मतलब जो गले की ग्लैंड होती हैं वो फूल जाती हैं। बच्चों में क्या होता है इसकी कमी से ग्वाइटर, ये तो बड़ों में होता है। बड़ों की आप गले की कभी भी हड्डी किसी में नोटिस करिए तो उनकी गले की हड्डी एक जगह पे थोड़ा सा फूली फूली होती है, काफ़ी बाहर निकली हुई होती है, तो वो ग्वाइटर डिजीज़ होती है। और बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी होती है। बच्चों की जो मानसिक विकलांगता हो जाती है, मतलब उनको दिमाग से रिलेटेड मेंटल डिजीज़ हो जाता है। तो ये होता है आयोडीन की कमी से। इसके बाद आयरन को देखा जाए तो आयरन लौह युक्त चीज़ों से हमें प्राप्त होता है। जैसे पालक में सर्वाधिक मात्रा में आयरन प्राप्त होता है। पत्तेदार सब्जियों से हमें आयरन बेसिकली मिलता है। आयरन भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। आयरन की कमी अगर हो जाए हमारी बॉडी में तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और एनीमिया रोग अगर आपको हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। तो ये तो था कुछ डिफिशियंसी, कुछ विटामिन की कमी से। तो ये यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। किसी भी आप एग्ज़ाम के पेपर को उठा के देखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसको एक दो बार रटेंगे, लिखेंगे तो ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। सीधे सीधे ही है, ये वही चीज़ें हिंदी में यहाँ पे लिखी हुई है, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हिंदी वाले हिंदी में नोट कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आपको जो भी जैसे भी सूटेबल हो उसको कर सकते हैं। तो ये तो रही विटामिन और प्रोटीन, इन चीज़ों के बारे में हमने लगभग सारी चीज़ें जान ली है। अब आगे बढ़ते हैं और जल के बारे में। अभी ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी वैसे, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ें क्या की गई हैं, लिखी हुई हैं। तो ये भी फिर से देख लीजिए आप कि क्या होता है ये चीज़ें। अब जैसे कि जल की बात की जाए तो जल का हमारे बॉडी में क्या रोल है, यहाँ क्या लिखा है ये देखिए कि पोषक तत्वों का ये अवशोषण करता है, पदार्थों को मूत्र एवं पसीने के रूप में बाहर निकालने में मदद करता है। तो जो वाटर होता है ये क्या करता है, ये हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी को हेल्प पहुंचाता है। और रिमूव वेस्टेज एज अ यूरिन एंड स्वेट। तो जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी का होता है उसको यह यूरिन या तो फिर हमारे पसीने के रूप में क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है, संतुलित आहार या बैलेंस डाइट क्या होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। तो यहाँ पर जानते हैं बैलेंस डाइट के बारे में, संतुलित आहार के बारे में। हम पूरे दिन जो भी खाते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आहार या डाइट कहते हैं। तो उसको किस मात्रा में खाना चाहिए, वो मात्रा सही है अगर, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। जो हमारी डाइट होती है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारी हेल्प करती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, संतुलित आहार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में मिल जाते हैं, उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसलिए बैलेंस डाइट को ही करना चाहिए। Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities
along with adequate amount of roses and water। तो ये तो था बैलेंस डाइट के बारे में। अब आगे कुछ और चीज़ें हैं कि डिफिशियंसी ऑफ वन आर मोर न्यूट्रिएंट्स, अगर हमारी बॉडी में एक या दो चीज़ों की कमी हो जाती है, यहाँ लिखा है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की कमी से विशिष्ट रोग और विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा ही है कि डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टेन डिजीज़ आर डिसऑर्डर्स। जैसा कि देखा विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें आँखों से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं, या हमारे गम्स स्वेल कर जाते हैं और उसमें से ब्लड निकलने लगता है। तो थोड़ा सा भी अगर हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें बैलेंस स्थिति में नहीं रहती हैं तो हमें कोई ना कोई डिज़ीज़ हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि बैलेंस डाइट को करना चाहिए सभी को, ये हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप उतनी चीज़ें देखें जितनी समझ में आए और जितने से आप बोर ना हो। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम दो चैप्टर को या तो लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में थर्ड फोर्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से दो तीन चैप्टर, अगर छोटे चैप्टर हैं तो हम 3 एक साथ डिस्कस करेंगे, बड़े हैं तो 2 एक साथ। तो अभी हम 2 ही चैप्टर डिस्कस करते हैं, बाकी आगे सारी चीज़ें आपको मिलनी है, बहुत कुछ मिलना है, देख सकते हैं एक बार एक झलक इन चीज़ों की। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पूरी एनसीईआरटी को अब हम बहुत आराम से ख़त्म करेंगे और समझ के ख़त्म करेंगे। कभी भी अब कोई भी क्वेश्चन साइंस से आपका नहीं छूटना है, ये मेरी गारंटी है। बस सारे वीडियो में आप बने रहिए, सारे वीडियो देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स के साथ और पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।